तो इसमें हम देख रहे थे कि पौधों के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है यानी प्राथमिक पोषक तत्व वो एनपीके आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का उपयोग चूंकि पता है कि क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और यह नाइट्रोजन क्या करता है कि प्रोटीन, एंजाइम और डीएनए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नाइट्रोजन की कमी से पत्ती का रंग पीला पड़ जाता है जिसको क्लोरोसिस बोलते हैं, क्लोरोसिस, और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है। इसलिए पौधों को पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या है, ऊर्जा हस्तांतरण का काम करते हैं। और नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है कि जो वाटर का जो रेगुलेशन है, पानी का नियमन करता है, अस्टोमेटा कितना खुलना है कितना बंद होना है, एंजाइम को सक्रिय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फल की गुणवत्ता में सुधार करती है। पोटेशियम की कमी के कारण ही पत्तियां के किनारे जल जाते हैं और पौधों की वृद्धि कमजोर हो जाती है। इसलिए प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं और सेकेंडरी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं, ठीक है। और अगर आपको बताते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, फेरस है, ठीक है, फेरस है। उसके बाद क्या है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 68 में क्या है कि पुमंग मादा का जननांग है, ये गलत है। पुमंग नर जननांग है, जयांग जो ए और बी है ना दोनों आपस में अपोजिट लिखा है। पुमंग जो है ना नर जननांग है और जयांग मादा जननांग है, ठीक है। थर्ड है परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं यानी परागकण कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पुमंग में पुंकेसर पाए जाते हैं, ये गलत लिखा है। अब देखिए 69 में क्या है कि यूटाकुलेरिया क्या है, तो यूटाकुलेरिया जो है ना यह एक कीटभक्षी पौधा है। अब कीटभक्षी पौधा किसको बोलते हैं, तो जो कि कीट का भक्षण करते हो, इनसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो जल में वृद्धि करते हैं और इसकी जो जलमग्न पत्तियां कई खंडों में विभाजित होकर के थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। और जब इसमें कोई सूक्ष्म जीव आते हैं तो यह अपने उन सूक्ष्म जीव को मार करके खत्म कर देते हैं, इसलिए यह एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट है 70 नंबर में, तो 70 नंबर में देखते हैं कि यह बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। अमरुद क्या है, तो अमरुद में देखते हैं कि फल भित्ति बीजंडासन में आते हैं। गेहूं क्या है, भ्रूणपोष है, तो जितना भी भ्रूण है गेहूं, ठीक है। और सेब क्या है, सेब तो जानते हैं कि पुष्पासन है, सेब हो, नाशपाती हो, ये सब पुष्पासन में आते हैं। और लीची जो है ना, लीची एरियल भाग है, ठीक है ना, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, हाँ नेक्स्ट है कि पुस्तक फिलोसफिक जो जूलॉजिक है वो लेमार्क ने लिखे थे 1808 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो लेमार्क ने क्या दिया है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत दिए थे, ठीक है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, नेचुरलिस्ट थे और यह अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में लिखे हैं। नेक्स्ट है जब आगे बढ़ता है तो 1800 कितना था, 1859 शायद, 1859 में एक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखे थे चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो एआई ओपेरिन लिखा है यहाँ पे एआई ओपेरिन क्या है, तो एआई ओपेरिन एक पुस्तक दिए हैं 20वीं सेंचुरी में आसपास 1924 में। उसमें क्या है कि उसमें पदार्थवाद की संकल्पना दिए थे उन्होंने। 72 क्या है, अब देखिए 72 नंबर जो है उसके बारे में बताता हूं कि जो पौधे होते हैं उसमें पौधे में क्या है कि विभोज्योतिकी उत्तक होते हैं और एक क्या होते हैं, एक होते हैं सरल उत्तक या परमानेंट टिश्यूज। तो विभोज्योतिकी यानी मेरिस्मेटिक्स टिश्यूज जो होते हैं वह क्या है कि जीवन परिवर्तन वह चलता रहता है, विभाज्य होता रहता है, ठीक है। और यह इसके बारे में देखते हैं कि यह 3 तरह का होता है,
ALI याद रखिए, एपिकल मेरिस्मेटिक्स यानी शीर्ष विभुजोतक, L से लेटरल यानी पार्श्व, और थर्ड होता है I से इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक्स यानी अंतर्वेशी विभुजोतक। तो शीर्षस्थ हो गया, पार्श्व हो गया और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ में क्या होगा, जड़ और तना के शीर्ष में पाया जाएगा और वह प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। पार्श्व मतलब गर्थ बनाएगा, जड़ और तना को वृद्धि करेगा, मोटापा करेगा उसको। और इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक्स है अंतर्वेशी विभुजोतक, वह वास्तव में शीर्षस्थ विभुजोतक का ही अवशेष है, जो कि बीच में स्थायी उत्तक के आ जाने से अलग हो जाता है और पौधों को लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि अंतर्वेशी विभुजोतक में घास आते हैं, ग्रास आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो परमानेंट टिश्यूज है, तो जब विभुजोतकीय उत्तक विभाज्य होते होते एक सेचुरेशन में चला जाता है, जब परिपक्व अवस्था में जाता है, तो उस समय परमानेंट टिश्यू बनते हैं और वह या तो जीवित हो सकते हैं या तो मृत हो सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में 3 आते हैं, कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें पेरेन्काइमा और कोलनकाइमा जीवित उत्तक हैं और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, मृत उत्तक हैं। ठीक है। पेरेन्काइमा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूं कि पेरेन्काइमा, पी से पेरेन्काइमा हो गया, तो पी से पतली सेलुलोजिक दीवार के साथ वह आइसोडायटमिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक है वो। ठीक है। पेरेन्काइमा क्या है, पतली सेल्यूलोसिक दीवार जो होते हैं ना, उसके साथ आइसोड्राइमेट्रिक कोशिका के साथ जीवित उत्तक है वो। कोलनकाइमा क्या है कि यह पौधों में लचीलापन बनाती है और यह क्या है, इसमें सेलुलोज, हेमिकुलोज और पेक्टिन के मोटाई के साथ दीवार होती है और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, जबकि पेरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान होता है और गैसों का एक्सचेंज करता है, विनिमय करता है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, यह मृत उत्तक है और यह अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवार के साथ लंबी पतली कोशिका होता है इसमें। ठीक है। और यांत्रिक मतलब पौधों के लिए जो है मुख्य यांत्रिक उत्तक के रूप में भी स्क्लेरेन्काइमा काम आते हैं। तो उसकी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मृत उत्तक है, ठीक है ना, वह पौधों में तीव्र वृद्धि करते हैं। और स्थूल कोण उत्तक कोशिका द्रव्य की अनुपस्थिति, जिसको कि कोलनकाइमा कहते हैं। ठीक है ना। तो अनुपस्थितिकरण की कोशिका मृत नहीं होती है, जीवित होती है। और मृदु उत्तक पौधे में तीव्र वृद्धि करते हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। पार्श्व विभुजोतक जो लेटरल होते हैं वह तना और गर्त को मोटाते हैं, बिल्कुल सही है। और शीर्षस्थ विभुजोतक जो होते हैं, अभी जो बताया आपको कि विभुजोतक 3 होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। तो शीर्षस्थ विभुजोतक के कारण जड़ और तना में बढ़ाते हैं उसको, सिर्फ जड़ नहीं होती है। अब देखिए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, तो गोल्डन राइस जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है कि इसमें अन्य जो हाई किस्म के जो बीज होते हैं ना, उससे जेनेटिकली बनाए जाते हैं और इसका नाम ओराइजा सेटिवा बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है और इसमें बीटा कैरोटीन होते हैं ना, उसमें पैदा करने की क्षमता होती है। और यही बीटा कैरोटीन के कारण गोल्डन राइस का रंग क्या होता है, येलो होता है, पीला होता है, इसलिए यह सुनहरा दिखता है, इसलिए इसको सुनहरा चावल बोलते हैं। 74 क्या है, 74 में है कि उत्तक। देखिए अब उत्तक क्या है कि वह भी 3 तरह का होता है। एक होता है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक होते हैं। ठीक है। तो उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वह लसिका द्वारा पोषण करते हैं। ठीक है। और संयोजी उत्तक में आ गया कनेक्टिव टिश्यूज, यह शरीर का जो जितना भी उत्तक अंग को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसमें कि ब्लड हो गया, लसिका का भी तो सम्मान करता ही है, जैसे कि बोन हो गया यानी हड्डियां हो गया, तो सब संयोजी उत्तक आते हैं। तो इसमें क्या है कि उपकला उत्तक जंतु की बाहरी भीतरी स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। सॉरी। कनेक्टिव टिश्यूज उत्तकों और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और पेशी उत्तक शरीर के सभी पेशियां इस उत्तक से बनी होती है। तो इसमें सारे के सारे सही हैं। ठीक है। देखिए लौंग पौधों का कली से प्राप्त होते हैं, तो लौंग का
ये आंसर होना चाहिए था। और केसर मसाला वर्तिकाग्र होता है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज लिखा है 1 2। कुनैन तो सिनकोना से प्राप्त करते ही हैं, और जिंकेगो हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, जीवित जीवाश्म है। ठीक है, अब जीवित जीवाश्म क्या होते हैं? जब जीवाश्म है तो फिर जीवित क्यों? क्योंकि अगर आज से मान लीजिए लाखों वर्ष पहले जो पृथ्वी पर जो उत्पन्न हुआ था और वह किसी प्राकृतिक परिवर्तन से वह प्रभावित नहीं हुआ और प्रभावित होकर के आज भी वह पृथ्वी पर अगर पाया जाता हो तो उसको जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है, जिसमें कि जिंको जो है एक वृक्ष है, साइनोबैक्टीरिया है, फर्न है, अभी जो रेड पांडा देखते हैं जिसका 1990 में संरक्षण किया गया है, 1990 से, एक कोयाला है, एक एडबोर्ड है, एक लेरोमट बिल्ली है, ये सब क्या है, जीवित जीवाश्म है, लाखों वर्षों से पर्यावरण से प्रभावित होकर के अभी भी जीवित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं कि कुछ पौधा है और उसमें उस तत्व की कमी के कारण रोग होते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में आते हैं। तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से आते हैं, और जस्ता में मक्का में एक व्हाइट बर्ड भी आते हैं। ठीक है, तो जस्ता की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं पौधा में? आम हो, बैगन हो, उसमें लिटिल लीफ, ठीक है, मक्का में व्हाइट बर्ड और धान का खैरा रोग, ये तीनों जस्ता से होते हैं। आलू का जो ब्लैक हर्ट रोग होते हैं वह भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, अब देखिए मटर में मार्स रोग है, तो माँ से शॉर्ट ट्रिक है, मटर में मार्स रोग है तो माँ से मैग्नीज हो गया, मार्स से मैग्नीज, तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है, और एक सलजम में वाटर कोर भी मैग्नीज की कमी से ही होता है। ठीक है, तो मटर में मार्स, माँ से मैग्नीज हो गया। अब देखिए गाजर में कैविटी स्पॉट, तो गाजर में कैविटी स्पॉट, का से कैविटी हो गया, का से कैल्शियम हो गया, तो शॉर्ट ट्रिक में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो खैरा रोग किसमें, धान में खैरा रोग जस्ता, जस्ता से क्या क्या होता है, मक्का में व्हाइट बर्ड हो गया, आम और बैगन में लिटिल लीफ हो गया। ठीक है, ब्लैक हर्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से, मटर में मार्स, माँ से मैग्नीज हो गया, और कैविटी स्पॉट, का से कैल्शियम हो गया। ठीक है ना, आगे और कुछ बताता हूं कि जैसे लीची में जो पत्ती जल जाते हैं उसमें पोटेशियम होते हैं, तो लीची में पत्ती, पा से पोटेशियम याद रखिए। ठीक है, आंवला में जो निक्रोसिस होते हैं वो बोरोन की कमी से, निक्रोसिस हो आंवला में, या फूलगोभी में ब्राउनिंग हो, बा से बोरोन से होता है। ठीक है, और चुकंदर में हॉट रट भी बोरोन से ही होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो गया। 77 क्या है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होते हैं, और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यह असत्य पूछ रहा है तो दोनों असत्य नहीं है, यानी दोनों सही है। 78 क्या है कि कोलन कायमा, जो आपको बताए थे कि सरल अस्थायी उत्तक होते हैं जो विभजोत्की के पश्चात सेचुरेट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं, वह कोलन कायमा, पेरन कायमा, अस्क्लेरन कायमा होते हैं। तो कोलन कायमा लचीला भी प्रदान करते हैं और यांत्रिक समर्थन भी देते हैं। लिगामेंट तो पता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उसके बाद कंट्रा जो है वह मांसपेशी को हड्डी से, और एडियोलर जो उत्तक होते हैं त्वचा को मांसपेशी से जोड़ते हैं। ठीक है, 80 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं? तो अभी आपको बताए थे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्राथमिक पोषक तत्व है एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, और सेकेंडरी जो होते हैं वो कैल्शियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और अगर सूक्ष्म की बात करें तो जिंक, आयरन, मैग्नीज सूक्ष्म में आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो प्रोटीन का कार्य है शरीर का उत्तक को मरम्मत करना, एंजाइम क्रिया करना, हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है ना, और जो आनुवांशिक कोड का भंडारण है वह डीएनए का काम है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, अब कह रहा है कि 82 में कि मानव शरीर में ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय के किस भाग से निकलता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए कि मनुष्य के शरीर में 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। तो जो बाएं निलय है और एक दाएं निलय है, तो बाएं निलय क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है, और दाएं निलय क्या करती है कि दाएं निलय से जो रक्त फेफड़ा में भेजा जाता है ना, दाएं निलय से रक्त फेफड़ा में जो भेजा जाता है, और किससे भेजा जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी से भेजा जाता है, जहां ऑक्सीजन का ग्रहण होता है,
और वह ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड क्या करता है, फेफड़ा से फिर बाएं आलिंद में आता है, यानी दाएं आलिंद में ब्लड फेफड़ा में भेजा जाएगा और वहां ऑक्सीजन का मिक्सिंग होगा और वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं आलिंद में आता है, इसलिए बाएं आलिंद में ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड जाती है। ठीक है। और धमनी तो बताए थे कि जो धमनी ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और सिरा डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड जो कि शरीर के विभिन्न अंग से लेकर के फेफड़े तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कार्य मुख्यतः सेरेब्रम का नियंत्रित होता है, तो सेरेब्रम और डायसेफ्लोन, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस आते हैं। तो सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये तीनों अग्र मस्तिष्क का अभिन्न अंग है जिसमें स्वैच्छिक क्रियाएं होती है, स्वैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करती है। भारत का पहली क्लोन गिर गाय। अभी देखिए क्या है कि क्लोन क्या होता है, ठीक है ना। तो क्लोन क्या है कि एक तरह से जीन में फेरबदल करते हैं, बदलाव करते हैं। तो गिर क्या है ना, गिर को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि गिर देखते हैं कि जो नस्ल है ना, यह भारत का प्रतिष्ठित गायों में से एक है और ज्यादा से ज्यादा दूध भी उत्पादन करती है। तो गिर गाय जो है ना, वो क्या किया कि गंगा को जो है ना, जो बनाया है गिर गाय, गंगा जो बनी है वह साहिवाल गाय के जो अंडाणु थे और गिर गाय के जो दैहिक कोशिकाओं के उपयोग करके ही क्लोन को बनाया गया है। और भारत की पहली क्लोन गिर गाय कौन सा है, गंगा नाम रखा गया उसका, और इसका जन्म 2023 में हुआ था। ठीक है, हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है कि इसमें देखते हैं कि डॉली फिर क्या है। तो डॉली जो है ना, यह क्लोन है भेड़ का, ठीक है ना, यह भेड़ का क्लोन है और इसको स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसको, ठीक है। और अमेरिकी जो गायिका है ना डॉली पार्टन, उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गौर क्या है। तो गौर एक संकटग्रस्त प्रजाति का पहला क्लोन है। जो गौर जो है ना, एक बैल प्रजाति का नर क्लोन बनाया गया था जिसको नोआह रखा गया था। तो गंगा एक गिर गाय का क्लोन है, डॉली एक भेड़ का क्लोन है, गौर जो है ना 2001 में एक संकटग्रस्त प्रजाति का पहला क्लोन है जो बैल प्रजाति का क्लोन बनाया गया जिसका नोआह रखा गया। और नेक्स्ट है डी नंबर में पायरेनियन आइबेक्स। पायरेनियन आइबेक्स जो है ना, ये जंगली बकरी की विलुप्त प्रजाति है और यह क्लोनिंग के माध्यम से इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया है। तो यह बकरी का क्लोन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 85 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। तो यह जो है डीएनए तंतु के क्षारक युग्मों से, आपको बता दूं कि डीएनए जो होते हैं उसमें 99.9% क्षार होते हैं, बेस पेयर होते हैं, और शेष जो बचा 0.1% उसमें कुछ विशिष्ट अवयव होते हैं। नेक्स्ट है 86 में कि जो रिलॉन्च व्हीकल होते हैं, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी, यह अंतरिक्ष मिशन की लागत को कम करेगा, बढ़ाएगा क्यों, वो गलत स्टेटमेंट लिखा है। और इसको इसरो ने बनाया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। तो इसको इसरो ने बनाया है, रिलॉन्च व्हीकल पुष्पक को, और इसमें लागत को कम करेगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट में ये गलती से लिख दिया है। अब 87, अब देखिए कि आदित्य L1 मिशन क्या है। कि आदित्य L1 मिशन जो है ना, पहला भारतीय सौर मिशन है, और यह क्या करेगा कि जो आदित्य L1 सूर्य और जो सौर जो कोरोना है ना, उसका विश्लेषण करेगा, निरीक्षण करेगा। और यह कहाँ पे मतलब अवस्थित, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, तो लैग्रेंज बिंदु पे, यह एक हेलो ऑर्बिट से वहां पे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा का नहीं है, सिर्फ सूर्य का है। लैग्रेंज पॉइंट वह बिंदु है जहां दो बड़े द्रव्यांत का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, ना कि अधिक होता है। ये गलत है। 88 में क्या है कि IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो IRNSS जो है वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, यहाँ गलती लिखा है। तो IRNSS का उपयोग क्या है कि यह
एक्चुअली क्यों बनाया गया आरएनएसएस, क्योंकि जब आप देखते होंगे कि जब क्या है कि दूसरे देश पे हम लोग निर्भर थे, जब कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था ना, तो समय अमेरिकी जीपीएस ने सेना का जो मूवमेंट था पाकिस्तानी का, वो उसका सही लोकेशन नहीं बताया था। इसलिए क्या है कि वर्ष 2006 में भारत सरकार ने अनुमोदित किया कि आरएनएसएस को बनाया जाए, जो भारत के चारों ओर लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को देखेगा और उस पर बारीकी से निगरानी करेगा, कोई तरह का घुसपैठ हो, इन्फिल्ट्रेशन हो, उसका देखरेख करेगा। और यह हिंद महासागर क्षेत्र में 20 मीटर की सटीकता और भारत और आसपास के देशों में 10 मीटर की सटीकता को प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए यह सी सही है, बी सही है और ए में 2006 होना था यहाँ पे। अब देखिए 89 में क्या है, जीपीएस है। जीपीएस का मतलब क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग किन क्षेत्र में होता है। तो जीपीएस का उपयोग आप देखते हैं कि कितना हम लोग आज के क्षेत्र में अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको कितना इजी बना दिया है इसने, जीपीएस ने। तो मोबाइल फोन में जैसे कि गूगल मैप्स है, ठीक है, नेविगेशन है, राइडिंग शेयर जैसा एप्स है, जैसे उबर ओला हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि जो भी गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन में भी जीपीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि एटीएम का स्थान कहाँ है, धोखाधड़ी का पता चलता है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा भी प्रदान करती है। और पावर ग्रिड, हमने तो पावर ग्रिड में जॉब भी किया है, तो उसमें मैं मतलब नजदीक से देखा है कि कैसे जीपीएस का उपयोग होता है वहां पे। तो पावर ग्रिड में हमने जीपीएस का उपयोग उसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया है कि जितने भी फील्ड के डिवाइसेस होते हैं, यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट यूनिट है या ग्रिड की स्टेबिलिटी है, वो सारे के सारे जीपीएस बेस्ड होते हैं। यानी सारे डिवाइस का सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है कि अगर फील्ड में किसी भी प्रकार का फॉल्ट हुआ, किसी प्रकार का अर्थ फॉल्ट हुआ या ओवरकरंट फॉल्ट हुआ, तो तुरंत वह मेन कंट्रोल निगरानी सेंटर में तुरंत ही समय, यानी एक ही समय में, यानी मिली सेकेंड में क्या होती है कि वह सूचनाएं ट्रांसफर होती है। तो इसको तो हमने बारीकी से देखा है कि पावर ग्रिड में कैसे जीपीएस का उपयोग होती है, इसलिए इसका तीनों आंसर सही है 90। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 6G, 6 का मतलब होता है 6th जनरेशन, ठीक है। तो भारत जो है 6G गठबंधन किया है, यानी भारत 6G अलायंस, यह जून 2023 में जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6G तकनीक पर बढ़ावा देने के लिए B6GA लॉन्च किया है, ठीक है। B6GA लॉन्च किया है। तो इसमें लिखा है कि जनवरी 2025 में, ये गलत है, यह जून 2023 में जो संचार मंत्रालय का जो डीओटी है वह 6G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 6G गठबंधन लॉन्च किया है। कब? तो वर्ष 2023 में। यहाँ 23 करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी उससे शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। और 5G की जो अनुवर्ती है, इसमें पूछ रहे कौन सा सही है। 5G की अनुवर्ती 100 गुना त्वरित गति, अल्ट्रा लो विलंबता, लेटेंसी और उच्च विश्वसनीय स्थापित कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। तो यह सही है, तो केवल 2 नंबर सही है, ठीक है। और 6G की जो तकनीक है ना, 6G की जो अवलोकन तकनीक है वो 5G की अनुवर्ती से 100 गुना ज्यादा है। और इसका उपयोग होलोग्राफिक संचार हो गया, ब्रेन कंप्यूटर है, इंटरफेस है, क्वांटम है, क्वांटम इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यह आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज 90 तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 91 से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।